हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में जरूर आएंगे और संविधान तो जरूर पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं और यह शपथ प्रधानमंत्री को आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। पूछा गया आपसे भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। पहला ऑप्शन है चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन है पंचम, तीसरा ऑप्शन है नवम और चौथा ऑप्शन है प्रथम। तो आपको बताना है इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन है नारियल का वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है बट का वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है चिनार वृक्ष, चौथा ऑप्शन है ताड़ वृक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बट वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बट वृक्ष और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है तथा राष्ट्रीय बाग की सत्यमेव जयते है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती एक समाज सेवक थे। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा गया है संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है के मुंशी, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, के मुंशी। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे के मुंशी और इनका पूरा नाम है कन्हैया माणिक लाल मुंशी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। आपसे पूछा गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। पहला ऑप्शन है 1992 से 1997, दूसरा ऑप्शन है 1993 से 1998, चौथा ऑप्शन है 1990 से 1995 और तीसरा है 1994 से 1999। तो आपको बताना है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से क्या थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1992 से 1997 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी और वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। पहला ऑप्शन है 72%, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 74% और चौथा ऑप्शन है 76%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर या लिटरेसी रेट है 74% और भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है तथा केरल राज्य का लिंगानुपात भी सर्वाधिक है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1950 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े, इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपको और बताना है इनमें से किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा ऑप्शन है राज्य का आपातकाल, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राज्य का आपातकाल। राज्य के आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है और राष्ट्रपति शासन को ही राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहते हैं और इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले और चौथा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, B.R. अम्बेडकर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी। B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, दल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामलों में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन है विपक्ष का नेता, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है अध्यक्ष। तो यहाँ पूछा गया है दल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामलों में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अध्यक्ष। और दल बदल का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसे भी आपको याद रखें, दल बदल संबंधी जो उल्लेख है वह संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश निम्न पर आधारित होता है। आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश किस पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति पर, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पर और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और जिसे 2 माह के अंदर संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? आपसे पूछा गया है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 263, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 262, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 222 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 280। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना कर सकता है। पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तीसरा ऑप्शन है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा व्यवस्था पर मंत्रिमंडलीय समिति। तो प्रश्न है किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को इन सभी समितियों में या कैबिनेट की समितियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 4 साल, दूसरा ऑप्शन है 5 साल, तीसरा ऑप्शन है 6 साल और चौथा ऑप्शन है 2 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 साल। राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि 6 वर्ष की होती है और राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या भारतीय संविधान में 250 की गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, नीति आयोग के क्या है? आपको बताना है 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि इस
नीति आयोग कैसा निकाय है? पहला ऑप्शन है असंवैधानिक, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक निकाय, तीसरा ऑप्शन है सांविधिक निकाय और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक निकाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक प्रकार का असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और इसका फुल फॉर्म होता है, पहले तो आप नीति ऐसा लिखते हैं, इसे देख लीजिए, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? आपसे पूछा गया है कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 7वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 7वें संविधान संशोधन। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह प्रावधान संविधान में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। जैसे वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों की राज्यपाल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? आपसे पूछा गया है किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन राज्य की विधानसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राज्य की विधानसभा। लेकिन वर्तमान 2021 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बदल दिया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर और जिसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और दूसरा है लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह और वह उसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, NTPC एग्जाम 2016, 2017, 2021, MP जेल पेपर एग्जाम 2018, 2020 एवं अन्य सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आपसे पूछा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 148, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 151, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 101 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 75। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका मीन्स होता है CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है और वर्तमान में भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? आपसे पूछा गया है कि राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्य गृह मंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य विधानसभा का पहला सत्र राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आपसे पूछा गया है किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और यदि आपसे मध्य प्रदेश में पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। तो यहाँ आपसे सबसे कम पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है वाईवी रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है रंगराजन, तीसरा ऑप्शन है विजय केलकर और चौथा ऑप्शन है एन के सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाईवी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। आपको याद रखना है, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपसे पूछा गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहला ऑप्शन है 2030, दूसरा ऑप्शन है 2022, तीसरा ऑप्शन 2025 और चौथा ऑप्शन है 2028। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2030। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कार्मिक मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं HL दत्तू। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आपसे पूछा गया है भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और यूनियन पावर समिति को हिंदी में संघीय संविधान समिति कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, NTPC एग्जाम 2016, 2017, 2021, जेल पेरी एग्जाम एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।